आप सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी के बेस पे आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पे रीज़न सिंपल सा इतना है कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में एन अप्रॉक्स 22 क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए और जो एमसीक्यूज होते हैं, इसलिए एमसीक्यू पे हमको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अगर एमसीक्यूज में ही अगर आपका नंबर 20-22 नंबर आ जाता है तो आप ऐसे ही पास कर जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसका ये भी पार्ट 1 है, इसका पार्ट बी भी अभी मैं लाऊंगा। तो फिलहाल पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है क्या कि अ डैश हाइपरलिंक पॉइंट्स टू द पाथ टू रीच अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम करेंट लोकेशन। करेंट लोकेशन से आपको कहीं पहुंचना, किसी डॉक्यूमेंट पे पहुंचना होगा, उसके लिए आप किस टाइप का हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। यानी करेंट लोकेशन से किसी जगह पहुंचने के लिए आपको अगर आसपास पहुंचना होगा तो आप रिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का या फिर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का। ठीक है, और आइदर ए और बी इसका कोई एक, तो हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइपरलिंक डैश प्रेजेंट्स इन विच मेनू। हाइपरलिंक जो किस मेनू में प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, अगर हाइपरलिंक जो हमारा है वो उसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं, इसलिए जो ये अवेलेबल होगा वो इंसर्ट मेनू में ही अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इन कैल्क हाइपरलिंक कैन बी ऑफ। यानी हाइपरलिंक कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हाइपरलिंक 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच फीचर्स अलाउ यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विथ इन अ डॉक्यूमेंट। यानी एक डॉक्यूमेंट में ही अगर आपको अलग अलग जाना हो, जंप करना पड़े, पहुंचना पड़े, तो आप कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ना कि पेज ब्रेक का और ना ही बुकमार्क का, ठीक है, ना ही फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि अ हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विथ रेस्पेक्ट to the current location in OpenOffice Calc. A dash hyperlink stores the location with the respect to the current location. यानी करंट लोकेशन का जो भी वैल्यू उसको स्टोर किया हुआ है इन OpenOffice Calc, तो वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो आपको करंट वैल्यू का लोकेशन शो करेगा तो वो एब्सोल्यूट ही होगा, क्योंकि अगर हमको आसपास जाना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम लोग मिक्स्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा एब्सोल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में कि इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब एफटीपी और टेलनेट, क्लिक ऑन डैश आइकन अवेलेबल इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। हम लोगों ने जब हाइपरलिंक पढ़ा तो उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, उसको हम लोगों ने देखा था, उसमें ये एफटीपी और टेलनेट था। तो हम लोग किस आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके थ्रू हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेल एंड न्यूज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप एफटीपी और टेलनेट का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउज़र है जो थर्ड पार्टी ऐप है। हाइपरलिंक तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसको क्रिएट ही कर रहे हैं, और इंटरनेट एंड नेट की सुविधा आपको चाहिए तभी इंटरनेट पे कोई काम करेंगे, इसलिए मेल एंड न्यूज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एफटीपी और टेलनेट वेब का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, डैश कैन बी यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल टू डिफरेंट फाइल और इवन टू अ वेबसाइट्स। यानी इस क्वेश्चन को समझना है कि अगर आपको अपने स्प्रेडशीट में, सॉफ्टवेयर में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, या फिर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमको जाना हो, या फिर किसी वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, उसके लिए हम किस टाइप, क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिंक इस्तेमाल करेंगे, आपके इलस्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो इसका आंसर होगा हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप चले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक। इसमें से कौन सा है जो हाइपरलिंक का टाइप नहीं है। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ये हाइपरलिंक पे ही था, अभी ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। तो इसमें दिया हुआ है वेब, एफटीपी, टेलनेट और रिलेटिव। तो जब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपको, तो ये आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, वेब मिल जाएगा, टेलनेट और एफटीपी मिल जाएगा, लेकिन जो ये रिलेटिव है ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रिलेटिव, यानी नॉट अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक का टाइप नहीं है। अब इसके बाद ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था ये हाइपरलिंक पे था। हाइपरलिंक पे जो मिनिमम क्वेश्चन बन सकता था मैंने बनाया आपके लिए। अब आते हैं हम लोग
जो मिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का, उसको हम लोग देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन द सेल रेंज सेपरेटेड बाई, फर्स्ट और लास्ट सेल में मान के चलिए कि दिया हुआ है कि यहाँ पे A1 और कोई है आपका A6, तो कह रहा है कि सेपरेटेड बाई, यानी किससे आप सेपरेट करेंगे, कोलन से कि कॉमा से कि सेमी कोलन से, या इसमें से कोई नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कोलन, क्योंकि अगर हमको लिखना होगा, सेपरेट करना होगा A1 कोलन A6, यानी हम सारा पूरा रेंज ले लिए A1 से लेके A6 तक, यानी A2 A3 A4 A5 A6 सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि बाय डिफॉल्ट कैल्क वर्कशीट ओपन्स विथ वर्कशीट, यानी बाय डिफॉल्ट जो ओपन वर्कशीट, ओपन कैल्क का जो वर्कशीट है, यहाँ सॉरी वर्कबुक होना चाहिए था, वर्कबुक जो है वो कितने वर्कशीट के साथ ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि सीट 1 सीट 2 सीट 3 नाम से ही इंसर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर स्प्रेडशीट, यानी कौन सा इसमें क्वेश्चन है या फिर कौन सा ऑप्शन है जो स्प्रेडशीट के लिए वैलिड नहीं है। तो सिंपल सी है, इसमें हम लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ गोलसिक मिलता ही हमको, व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हम लोग करते ही करते हैं। मेलमर जो है वो हम लोग, मेलमर्ज भी हमको कहीं ना कहीं मिलता है स्प्रेड, लेकिन स्प्रेडशीट में नहीं मिलता है, हमको राइटर में मिलता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा आपका मेलमर्ज। ठीक है, नन ऑफ दिस में कोई ऐसा है नहीं, यानी कि मेलमर्ज जो है वो है जो स्प्रेडशीट में वैलिड नहीं है। स्प्रेडशीट में मेलमर्ज को आप नहीं कर सकते, इसको सिर्फ मेलमर्ज, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल आप लोग डेटा सोर्स के लिए करते हैं, इसलिए ये मेलमर्ज जो है स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, इन फीचर्स डैश इज अ फीचर्स इन कैल्क बाय विच सेल पॉइंटर कैन बी प्लेस्ड डायरेक्टली एनीवेयर इन द सीट, यानी कह रहा है कि डैश इज, कौन सा फीचर्स है जब आप सेल पॉइंटर को डायरेक्टली कहीं अपने सीट में प्लेस कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नेविगेशन, यानी आप एरो से या फिर माउस के पॉइंटर से क्लिक करके कहीं भी एक दूसरे जगह, एक सीट से एक ही सीट में कहीं भी किसी भी सेल पे जा सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ, फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इक्वल टू और प्लस से फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा A एंड C। ठीक है, अंडर स्कोर सिर्फ हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग अंडर स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे, द फार्मूला अप्लाइड सेल कैन बी व्यूड इन द, एंड जो फार्मूला आपने अप्लाई किया है सेल पे वो कहाँ आप दे सकते हैं। तो सिंपल सा इसको समझना है कि जब फार्मूला हमने अप्लाई किया है तो हमेशा से फार्मूला बार में ही शो करेगा, ना कि फंक्शन में, ना कि सेल में, और ना ही कोई इसका आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि विच साइन इज नॉट यूज्ड इन फार्मूला राइटिंग, यानी फार्मूला राइटिंग में कौन सा साइन इस्तेमाल है। यानी पिछले क्वेश्चन हम लोग देखा था कि ये 2 तो इस्तेमाल हो ही रहा था, बचा कौन सा, यही, तो ये इस्तेमाल, अंडर स्कोर इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो B नंबर होगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 8 पे कि हाउ मैनी बिल्ट इन फंक्शन इन कैल्क, यानी कैल्क में पहले से बने बनाए फंक्शन कितने हैं। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 375 इसका आंसर होगा, यानी 375 जो है वो कैल्क में बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, अ फंक्शन कंटेन्स डैश एंड डैश, यानी जो फंक्शन है वो क्या क्या कंटेन करता है। जो फंक्शन है वो फंक्शन नेम कंटेन करता है, नेम, और उसमें आर्गूमेंट कोई जाएगा, ARG आर्गूमेंट जाएगा, उसको वो कंटेन करेगा, यानी यहाँ नेम और आर्गूमेंट होगा, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर C है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि डेटा प्रेजेंट्स इन अ सेल कैन बी कस्टमाइज्ड और फॉर्मेटेड यूजिंग डैश ऑप्शन, यानी जो डेटा सेल में प्रेजेंट है उसको किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमाइज, यानी कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका फॉर्मेट सेल, यानी फॉर्मेट सेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कैल्क प्रोवाइड्स फीचर्स टू क्रिएट डैश लिस्ट, यानी जो कैल्क है किस तरह का फीचर प्रोवाइड करता है, आप किस तरह का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। इसका जो आंसर होगा प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है लिस्ट तो यहाँ पूछ ही रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका कस्टम लिस्ट, यानी कस्टम लिस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, डैश इज द वे टू रेफर द फार्मूला और फंक्शन ऑफ वन सेल टू अदर सेल एलॉन, यानी कि आप किस टाइप का रास्ता अपनाते हैं एक फार्मूला से और एक फंक्शन के सेल को दूसरे फंक्शन के सेल में इस्तेमाल करने के लिए विथ रो एंड कॉलम, यानी कॉलम और रो नेम के साथ। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सेल रिफरेंसिंग, क्योंकि आप जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं A1 A5
यानी कि आप ये रो भी लिए, सॉरी ये कॉलम भी लिए और ये रो भी लिए, यानी कॉलम नंबर ए और रो नंबर 5। इसलिए आप जो सेल रेफरेंसिंग है उसका हम लोग इस्तेमाल करके एक दूसरे फार्मूला को लिंक कर सकते हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टू अप्लाई एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग डैश साइन इज ऐड। यानी अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमको अप्लाई करना होगा तो हम किस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था क्या पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग इक्वल टू से फार्मूला लिख रहे थे और प्लस से भी फार्मूला लिख रहे थे, तो बचा एक डॉलर, तो डॉलर साइन का इस्तेमाल करके हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए $A $1, यानी ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि डैश और डैश इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वर्कशीट, यानी कौन सा चीज़ है जो विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाता है हमारे डेटा का। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ जो है वो भी विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाएगा और चार्ट है वो भी विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाएगा, इसलिए जो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एनालाइजिंग और गेटिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यानी कैसा आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा है कि डेटा से ही कोई इन्फॉर्मेशन हमको निकलता है, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डेटा, यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा डेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 16 पे, कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ अ सेल इज इन कैल्क सेपरेटेड स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ अ सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। यानी भैया कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर, एंड कॉलम लेटर मतलब जो भी कॉलम का नाम है, जैसे ABCDEFG, रो नंबर में 1 2 3 4 जो अंतिम तक पहुंचता है, उसको स्प्रेडशीट में हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सेल रिफरेंसिंग, क्योंकि जब भी हम लोगों ने पिछले में देखा था कि A1 यानी ये सेल रिफरेंसिंग है और ये रिलेटिव टाइप का है, और जैसे ही इसके पहले दोनों के पहले डॉलर लग गया तो ये एब्सोल्यूट टाइप का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कि द डैश फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स एंड सप्लाई इन बिल्ड फंक्शन लाइक सम काउंट एवरेज। यानी कि कौन सा फीचर है स्प्रेडशीट का जो आपके डेटा को ऑटोमेटिक एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसमें बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने बनाए फंक्शन जैसे सम काउंट एवरेज, उनकी तरह ये काम करेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको दो फंक्शन तो ऑलरेडी यहाँ मिला हुआ है, काउंट और एवरेज, इसलिए ये दोनों तो होगा नहीं, बचा सब टोटल। तो सब टोटल एक फीचर्स है स्प्रेडशीट में जो आपके जो भी डेटा है उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि विच टाइप ऑफ टूल डेट हेल्प इन डूइंग व्हाट इफ एनालिसिस, यानी व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए किस टाइप के टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं, गोल सीक, सॉल्वर, सिनारियो, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं यहाँ ऑलरेडी PYQ यहाँ मैं टिक करके दिया हूँ आपको, ये PYQ है मेरा, ठीक है। कि डैश फीचर्स ऐड डेटा अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल इन कैल्क विथ लेबल फ्रॉम कॉलम और रो, यानी कौन सा फीचर्स है स्प्रेडशीट का या कैल्क का जो आपके डेटा को अरेंज करेगा और उस पर उसके रो और कॉलम पे लेबल लगा देगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका सब टोटल। सब टोटल जो है आपके डेटा को सब ग्रुप में डिवाइड करता है और साथ में उस पर लेबल लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि डैश फीचर्स ऑफ कैल्क इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ एनालिसिस, यानी व्हाट इफ एनालिसिस को टेस्ट करने के लिए किस टाइप के फीचर्स का इस्तेमाल नहीं होता होगा, इसमें होना चाहिए कैल्क इज नॉट होना चाहिए यहाँ पे, नॉट यूज्ड इन टेस्ट व्हाट इफ एनालिसिस, यानी गोल सीक को आप टेस्ट करते हैं, सॉल्वर को आप टेस्ट करते हैं और सिनारियो, यानी तीनों जो है व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का पार्ट है, लेकिन स्टाइल जो है वही एक पार्ट नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, और फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई डैश, यानी जो फाइल नेम आप लिखते हैं और फाइल एक्सटेंशन जो लिखा जाता है उसको किससे सेपरेट किया जाता है। यहाँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा डॉट। कैसे होगा डॉट, जैसे आपने कोई फाइल बनाया XYZ डॉट PDF, यानी क्या हुआ कि PDF से आप फाइल एक्सटेंशन को सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ नाम जो है वो फाइल नेम जो है वो अलग है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि डैश इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है कि यानी कि कौन सा इसमें फीचर्स है जो गोल सीक का इलेबोरेट फॉर्म यानी और एक्सटेंडेड वर्जन यानी और बड़ा वर्जन है।
इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सॉल्वर। जो सॉल्वर है वो गोल-सी का एक्सटेंडेड वर्जन है और ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, हाउ कैन वन कैलकुलेट द टोटल ऑफ वैल्यूज इंटर्ड इन अ वर्कशीट कॉलम ऑफ। यानी कि अगर आपके कॉलम में कोई वैल्यू एंटर किया गया है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक दिया हुआ यहाँ पे क्या कि मैनुअल एंट्री के थ्रू, दूसरा दिया फार्मूला के थ्रू, तीसरा ऑटो सम, चौथा है बाई सम। तो आप इन तीनों को समझें, चारों को। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटो सम, क्योंकि ऑटोमेटिक ये ऐड कर दे। मैनुअल मतलब आप खुद से ऐड करते रहिए, कोई फार्मूला आप लिखिए, और सम जब लिखिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ आपको सेल एड्रेस देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आंसर देगा। लेकिन अगर इसमें आप ऑटो सम का एक ऐसे बटन रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका क्या करेगा, टोटल कॉलम के जो भी वैल्यू होंगे उनको सम करके आपको दिखा देगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा बी होगा, बाई ऑटो सम। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि सेल A1 कंटेन्स द नंबर 10 एंड B1 कंटेन्स 2। What will be the content of C1, cell C1, if the formula is equal to A1 plus B1 into 2 to the power 3 is entered in C1। यानी कि C1 में अगर ये फार्मूला लिखा जाए, इसको आपका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जनरली 26 इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको एक बार हम लोग प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि A1 यानी A1 10 प्लस, और B की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 हो गया, मल्टीप्लाई इंटू 2 पावर 3। अगर 3 का पावर आप कन्वर्ट करते हैं तो पहले होगा 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, यानी कि अगर इसको आप देखेंगे तो यानी हो जाएगा, ये आपका पहले कटिंग करिएगा तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 26 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कि राधा इज़ प्लानिंग ए स्कूल इवेंट। राधा जो है कि स्कूल इवेंट प्लान करती है एंड वांट टू डिसाइड हाउ मच मनी टू एलोकेट फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी वो चाहती है कि अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके लिए कुछ पैसा एलोकेट करें, यानी पैसा दे दिया जाए, लाइक गेम्स, फूड्स एंड डेकोरेशन। यानी इस टाइप की एक्टिविटी है स्कूल में, प्रोग्राम में, इवेंट में। सी क्रिएट सेवरल डिफरेंट बजट प्लान। यानी वो क्या करती है कि अलग अलग डिफरेंट बजट प्लान क्रिएट करती है टू सी हाउ चेंजिंग द अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी अफेक्ट द टोटल एक्सपेंस। यानी वो देखना चाहती है कि जो भी कैटेगरी बना हुआ उसमें कैसे अमाउंट चेंज हो रहा है टोटल एक्सपेंस में। हाउ कैन राधा इफिशिएंटली कंपेयर द डिफरेंट बजट प्लान। यानी वो कैसे इन जो अलग अलग प्लान उन्होंने डिफरेंट बजट प्लान बनाया था उसको कैसे कंपेयर कर सकती है फॉर हर स्कूल इवेंट इन द सेम स्प्रेडशीट। यानी एक ही स्प्रेडशीट में अलग अलग वो अपने जो भी बजट बनाई उसको कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए किस टाइप का टूल्स का वो इस्तेमाल करेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिनारियो। ये सिनारियो टूल्स का वो इस्तेमाल करेगी और सिनारियो के माध्यम से वो अपने क्या करेगी, अपने जो भी बजट उसने बनाया उसको कंपेयर कर सकती है, ठीक है। बाकी गेस कॉस्ट नहीं होगा, यूज फिल्टर ऑप्शन नहीं होगा और ये राइट ऑन इस बजट पेपर ये नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि दिव्या वांट्स टू प्रिपेयर अ मास्टर शीट विद अ कम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर 3 वर्कशीट। यानी दिव्या जो है एक मास्टर शीट बनाना चाहती है, ठीक है, जो 3 वर्कशीट का कंपेयर करने के बाद एक शीट बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूजफुल फॉर हर। इसमें से कौन सा फीचर्स है जो उसके लिए यूजफुल है। तो उसके जो फीचर्स यूजफुल है वो है डेटा कंसोलिडेट, यानी डेटा को इकट्ठा करके एक मास्टर शीट तैयार कर देना, ठीक है। अब आते 27 नंबर क्वेश्चन में, द कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो कंसोलिडेट ऑप्शन है वो किसके अंडर, किस मेनू के अंडर अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल है आपके डाटा के अंदर, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 28 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सेट एज बाय डिफॉल्ट इन डेटा कंसोलिडेशन। यानी इसमें से कौन सा फंक्शन है जो डेटा कंसोलिडेशन में बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहता है। तो उस फंक्शन का नाम है आपका सम। ये जो सम फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट रहता है। आप चाहे तो चेंज करके मैक्स मिन जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे कि द डेटा कैन बी कंसोलिडेटेड बाय। जो डेटा है वो किसके द्वारा कंसोलिडेट किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है रो नंबर एंड कॉलम नेम। तो आप जब भी डेटा को कंसोलिडेट करेंगे तो हमेशा से जो उसका आंसर होगा वो रो नंबर होगा। रो नंबर यानी 1 से लेकर जो भी n तक जो भी नंबर होगा, और जो आपका कॉलम नेम में होगा वो A से लेकर Z तक जो भी कम्बिनेशन होगा उसके थ्रू आप इसको डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर 30 पे कि रोहन इज अनेबल टू फाइंड द सब टोटल ऑप्शंस, सजेस्ट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट द मेनू अंडर विच सब टोटल इज अवेलेबल। यानी सब टोटल ऑप्शन उसको यदि रोहन को ढूंढना है तो किस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल होगा, वो है आपका टूल्स मेनू। टूल्स मेनू के अंदर ही सब टोटल अवेलेबल रहता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 31 पे कि द डाटा कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेनू। डेटा कंसोलिडेट है वो किस मेनू के अंडर अवेलेबल होगा,
तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था, अभी भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ दिया द कंसोलिडेट ऑप्शन से पूछा हुआ, वहाँ डेटा कंसोलिडेट हम लोग देखे थे, यहाँ कंसोलिडेट पूछा हुआ है। ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डेटा मेनू, ठीक है, डेटा मेनू के अंदर ये अवेलेबल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे, आदित्य वांट्स टू शेयर द वर्कशीट विथ हिज कलीग्स, सजेस्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। यानी कि जो आदित्य है अपने कलीग्स के साथ अपना जो वर्कशीट उसने बनाया वो शेयर करना चाहता है, तो किस ऑप्शन के थ्रू शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपको इंसर्ट शेयर डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट शेयर डॉक्यूमेंट, टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट, डेटा शेयर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे कि डैश इज सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स डैट आर स्टोर्ड एंड सेव्ड फॉर फर्दर यूज या फ्यूचर यूज। यानी किस टाइप के फीचर्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे कमांड्स को, की स्ट्रोक्स को अपने अंदर स्टोर करेगा इन फ्यूचर इस्तेमाल करने के लिए। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपको मैक्रो। मैक्रो क्या करता है कि जो भी आप कमांड बनाते हैं उसको सेव कर लेता है, फिर आपको बाद में इस्तेमाल करना होगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्रो इन द स्प्रेडशीट आर बीइंग क्रिएटेड इन। जो मैक्रो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है स्प्रेडशीट में, तो उसके लिए जो आंसर होगा आपको मैक्रो रिकॉर्डर के अंदर उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 35 देखते हैं कि राजू वांट्स टू क्रिएट अ मैक्रो इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बट शी फॉरगेट्स द कमांड फॉर मीनू। यानी राजू जो है क्या एक मैक्रो स्प्रेडशीट में क्रिएट करना चाहता है, लेकिन वो कमांड भूल जाता है किस मीनू में मैक्रो अवेलेबल है। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कमांड फॉर द फॉलोइंग, यानी आपको एक कमांड सेलेक्ट करना है कि इसके थ्रू वो मैक्रो रन करा सकता है। तो दिया हुआ है टूल्स मैक्रो क्रिएट मैक्रो, फिर दिया टूल्स मैक्रो प्ले मैक्रो, टूल्स मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो और टूल्स मैक्रो स्टार्ट मैक्रो। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका टूल्स मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, व्हेन ऑल द कमांड्स आर रिकॉर्डेड इन मैक्रो, यानी सारे कमांड जो मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाते हैं, यू कैन यूज डैश बटन टू स्टॉप द मैक्रोज रिकॉर्डर। यानी मैक्रोज में हम लोग देखा था कि जैसे मैक्रो जब हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमको स्टॉप रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, जो हमारा मैक्रो है वो सेव हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, द आर्गुमेंट पास्ड टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल आर ऑलवेज। एंड जो भी आर्गुमेंट हम मैक्रो में पास करते हैं वो किस टाइप का होता है, तो हमेशा से वो न्यूमरिक टाइप का होता है, ना कि वैल्यू आएगा और ना ही डिफाइंड रेंज आएगा। हमेशा से जो होगा वो न्यूमरिक वैल्यू ही हम उसमें पास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, फंक्शन नेम आर। यानी फंक्शन नेम कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है, केस इनसेंसिटिव होता है, कि इरिटेबल इनवर्सेट होता है, नॉन रिपीटेबल। जिसका आंसर होगा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है या तो आप पूरा कैपिटल लिखिए जैसे SUM, या फिर आप लिखिए SUM, या किसी भी उसको स्मॉल। ये नहीं कि आप क्या किए आंसर लिख रहे क्या कि S कैपिटल U स्मॉल और M स्मॉल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको किसी एक ही फॉर्म में लिखना होगा, इसलिए उसको केस सेंसिटिव बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 39 पे, इफ नो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट देन द डैश लाइब्रेरी इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड यूज्ड। यानी कि अगर मैक्रो आप बना रहे हैं तो अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, तो उसके लिए जो ऐड होती है वो होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट है, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। यानी ओपन ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या हो सकता है, क्या होता है, जो उसका आंसर होगा वो होगा ODS। ये ODT मतलब होता है कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और ये होता है ODS यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। और XLS यानी कि ये हमारा एक्सेल का फाइल नेम है, फाइल एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। और जो मेरा इसका आंसर होगा वो होगा आपका ODS। और ये जो ODT है ये है आपके राइटर के लिए, जो राइटर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो सीरीज में हम लोगों ने देखा था राइटर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ODT नाम से अपने फाइल को सेव कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।